फीचर्स ये है, आप लोग कैसे भी मैं बता दूँ, मैं इंफॉर्मेशन हूँ, ठीक है। तो मैम आज आप क्यों आए हो? तो पता है, आज मैं ना वो पॉइंट डिस्कस करने आई हूँ एज माई स्क्रीन सजेस्ट कि वी विल डिस्कस कि ऑडिट में मार्क्स बच्चों के कम क्यों आते हैं, ठीक है, और या फिर फेलियर क्यों फेस करना पड़ता है। देखो पढ़ते सब है, वही बुक आप भी पढ़ रहे हो, वही बुक मैंने भी पढ़ी थी, वही इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल आपके पास भी है, वही मेरे पास भी है। वाई आई एम गेटिंग दी हायर मार्क्स, वाई यू आर नॉट एबल टू स्कोर? देखो कुछ लैग होता है, ठीक है। प्रिपरेशन टाइम पे ही अगर वो लैग मिल जाए ना तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक। वो इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग द प्रिपरेशन, उसी टाइम पे अगर आपको मिस्टेक्स पता चल जाए देन यू कैन करेक्ट दैट मिस्टेक्स। इसलिए आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो बिकॉज आई वांट कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तभी आपकी मिस्टेक्स आपको पता चल जाए और ये मिस्टेक्स आप दोबारा रिपीट मत होने दो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर ही, ठीक है। तो हम क्या मिस्टेक्स है, हाँ। तो बेटा मैंने ऑडिट के लिए ना पहले ही व्हाट स्ट्रैटेजी आई फॉलो उसकी वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है। इंटर के लिए चैप्टर वाइज, फाइनल के लिए भी आई हैव अपलोडेड। अब ये जो है ये इसलिए है कि स्कोर कहाँ चला जाता है, ऑडिट में पेपर तो सब लिखते हैं, ठीक है ना। दो बच्चे हैं, दोनों 20 मार्क्स का पेज का पेपर आंसर शीट भर रहे हैं, 20 पेजेस लिख रहे हैं। एक को सिर्फ 30 या 40 क्यों आ रहे हैं और एक को 80 या 70 क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लैग होता है, ठीक है, वो आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है मैम, डिस्कस करा दीजिए। तो बेटा आई एम अज्यूमिंग कि आप मॉड्यूल को जरूर रेफर कर रहे होगे, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि आप जिस भी टीचर से पढ़ो, पर मॉड्यूल से ये इंश्योरेंस जरूर करना, मतलब अश्योर कर लेना कि आपका सारा जो मटेरियल है वो कवर हो रहा है आपकी जो भी फैकल्टी की बुक है उसमें, ठीक है। हाँ मैम इतना श्योर कर लेंगे और आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व दी ही है, ठीक है। ओके, तो मैम आप पहली मिस्टेक्स बताने लगते हैं। देखो मिस्टेक नहीं, इसको आई विल से कि एग्जीक्यूशन करने का प्रोसेस नहीं पता है, ठीक है, मिस्टेक नहीं है। आई विल से कि आपको लैक ऑफ गाइडेंस कह सकते हैं उसको। तो मैम ऐसा क्या है ना, देखो बेटा क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड रीडिंग ऑडिट। अब बच्चों के दिमाग में एक मेंटालिटी फिट है, सबने ये बोला है कि ऑडिट वी नीड टू लर्न। सब बोलते हैं ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट है बट कंसेप्चुअल है, नहीं ऑडिट तो बहुत मुकम्मल करना पड़ता है। देखो कहने और सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती है, जब मतलब जब आपको करने की बारी आती है, जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है ना तो हालत खुश हो जाती है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑडिट कितना परेशान कर सकती है और कितना नहीं। और सेल्फ स्टडी में तो क्या लेवल वो परेशानी दे सकती है, आई कैन अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से। मैंने तो हमेशा ही सेल्फ स्टडी करी है। तो बेटा क्या होता है, देखो आपने एक मॉड्यूल ली, आपने कोई सी भी फैकल्टी की बुक ली, ठीक है। अब आप पढ़ना चालू कर रहे हो, अब सबने मेंटालिटी क्या सेव कर दी है, नहीं ऑडिट तो याद ही करनी पड़ेगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब बच्चे की बुक है 400 पेजेस की, 500 पेजेस की या उससे भी ज्यादा की, अगर इंस्टीट्यूट पे जाऊँ तो 150 अराउंड प्रोफेशनल एथिक्स ही होगा, ठीक है। तो सोचो लेवल ऑफ पेजेस कितना होगा, ठीक है, बल्कि कितनी होगी। और बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, फर्स्ट रीड में पढ़ रहा है, सब याद कर रहा है। अब ये वांट्स की देखो जोश में आके, नहीं मैं तो इस बार ना हर एक लाइन पढ़ डालूंगा, मैं हर एक लाइन याद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अरे भाई साहब कैसे होगा, आप कैसे, भाई मेमोरी एक ही है, ठीक है, उसमें आपको सब सब्जेक्ट भरने हैं, उसमें सब सब्जेक्ट भरने हैं तो कैसे रिटेन करोगे इतना कुछ, सब कुछ तो रिटेन नहीं होगा। सब कुछ रिटेन करने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो बेसिक खुद से करके निकल जाता है। तो मैं मतलब कहना क्या चाहती हूँ बेटा, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऑडिट पढ़ो तो आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ो नहीं, ठीक है, जब फर्स्ट रीड करो, जब भी फर्स्ट रीड करो तो कंसेप्ट पूरा पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट रीड कर लिया आपने, कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया। अब जब याद करने की बारी आएगी ना, एक बार पढ़ लिया, कंसेप्ट को समझा, दोबारा पढ़ा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ली, ठीक है। अब थर्ड टाइम रीड पूरे को दिया, ठीक है। अब रीड देने के बाद अब आप चीजों को याद कर लो, ठीक है, आप याद करो। आपको याद या पूरा पेज करना है तो बेटा नहीं, पूरा पेज नहीं करना है आपको, क्या करना है ना, आपको कंसेप्ट समझना है और आपको बुलेट पॉइंट्स कीवर्ड्स याद करने हैं। और उस कीवर्ड्स के अंदर अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो आप उसको हाईलाइट करो, जो आपको पता चले कि मुझे सेकेंड रिवीजन में भी इसको लेकर जाना है, और सिर्फ उसको ही याद करो, ठीक है। मैम एक बार एग्जाम्पल से समझा दीजिए, हमको ऐसे नहीं समझता। हाँ तो वो चलो एग्जाम्पल से भी समझा देते। देखो मैंने एक बुक खोल रखा है चैप्टर आप लोगों के लिए पहले,
अब ये चैप्टर क्या बोलता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। ये ऑडिट प्लानिंग चैप्टर है। अब इसमें पूछ रहा है मेरा टॉपिक कि ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा। अब आई हैव बुलेट्स ओवर हियर, ठीक है। जब मैं फर्स्ट रीड करूंगी तो मैं पूरा पढ़ूंगी, ठीक है। मैंने पूरा पढ़ लिया। सेकंड रीड करा, पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लिया, मुझे क्लैरिटी आ चुकी है। तो अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा करेगा कि मैं ना इसको पूरा याद करने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो मैंने खुद ने देखा है, मेरे पास रिसेंटली एक स्टूडेंट आया हु हैव 7th अटेम्प्ट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडिट, ठीक है। 7th अटेम्प्ट, इट मैटर्स अ लॉट आई बिलीव। प्रॉब्लम क्या आती है कि गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर, ठीक है। इसलिए आई थॉट कि ये वीडियो मैं डाल दूं सो दैट जो भी ऐसी मिस्टेक कर रहा है तो वो पहले ही प्रिकॉशन ले ले और ऐसी मिस्टेक ना करे। अब बच्चा क्या कर रहा है ना, ये पूरा पैरा रीड करने की कोशिश कर रहा है। अरे बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे याद करोगे। पॉसिबल ही नहीं है। आप 600 700 के पेजेस को कैसे याद करके रिटेन करके चलोगे दिमाग में। नीड भी नहीं है इतनी, ठीक है। आप इतने कैपेबल हो, आप सीए फाइनलिस्ट हो, आप सीए इंटर के एग्जाम दे रहे हो, आप इतने कैपेबल हो, यू नो द कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट पता है, ठीक है। आपके पास कीवर्ड पता है, क्वेश्चन आपको सिनेरियो दे रहा है, क्वेश्चन का सिनेरियो समझ रहे हो, आपको कीवर्ड्स पता है, अंदर का मैटर, यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यू कैन राइट। अब कुछ बच्चों का आता है मैम हम लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। मैम हम हेडिंग तो याद कर ले चलो, फिर ना हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, हम कैसे अंदर का मैटर लिखे। तो बेटा जब आप इसकी देखो फर्स्ट रीड में तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती नहीं। फर्स्ट रीड एक प्लेन रीडिंग करो, बस पढ़ते चले जाओ। सेकेंड रीड में क्लैरिटी आएगी। थर्ड रीड में यू विल बी एबल टू गेट द फुल क्लैरिटी ऑफ दैट कंसेप्ट, ठीक है। थर्ड रीड में यू विल बी एबल टू गेट द फुल क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। मैं थर्ड रीड रिविजन के टर्म्स में नहीं बोल रही। For example, I started auditor's responsibility. I will read this para of risk assessment procedure. I will start reading this para. ठीक है, A point until the B point. फर्स्ट रीड में मैं सिर्फ रीड करूंगी। सेकेंड और थर्ड रीड तक आई विल गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट ट्राइंग टू लर्न दिस कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट लर्न कैसे करना है, देखो पहला पॉइंट तो हमें ये याद करना होता है कि जब भी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आएगा, ठीक है। और जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात हो रही है, ठीक, तो मुझे पता है कि यहाँ पर असेसमेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात हो रही है, इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है, ये ऐसे लग जाएगा, ऐसे तो मैं पढ़ ही रही हूँ, ठीक है। अब जब मैं ऐसे पढ़ रही हूँ तो वहां मुझे पता चल जाता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी हो तो मुझे क्या क्या देखना होता है, ठीक है। ना को रिलेट द थिंग्स, ठीक है। आप को रिलेट करोगे, ठीक है। मैम वो भी नहीं कर पा रहे, तो देखो अगर को रिलेट भी नहीं कर पा रहे ना, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल हाउ द मैनेजमेंट आइडेंटिफाई दोज ट्रांजेक्शन इवेंट्स कंडीशन दैट मे गिव राइज द नीड ऑफ फॉर द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स टू बी, ठीक है। अब आपको यहाँ से इसका मतलब तो समझ में आ ही गया कि जो हमारा पॉइंट है वो कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। जब आपको इसका मतलब समझ में आ जाता है दो लाइनों से, तो क्या आप केस सिनेरियो के बेसिस पे सिचुएशन को मेंशन करते हुए अपना कंफ्यूजन नहीं दे सकते हो। इतना तो कर सकते हो ना, अगर आप ऐसे को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, इतनी वर्स्ट सिचुएशन में हो कि को रिलेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उस जो आप हेडिंग लिख रहे हो उसका मीनिंग समझते हुए सिचुएशन बेस्ड आंसर तो दे सकते हो। हाँ इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही करना होता है बेटा। हर एक लाइन को याद करना नॉट पॉसिबल, हो भी नहीं सकती और ये किया भी नहीं जा सकता, ठीक है। देखो एक चैप्टर 70 पेजेस का दिख रहा है, तो कहाँ तक आपका मॉड्यूल या फैकल्टी की बुक जा रही है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो 100 200 300 पेजेस वाली बुक, तो उसमें ऑलरेडी बहुत क्रिस्प में चीजें होंगी, वहां कट शॉर्ट करने की नीड नहीं आएगी। बट आई एम सेइंग कि अगर आप कोई बल्कि कंटेंट उठा रहे हो, उस बल्कि कंटेंट को याद कर रहे हो, तो करेक्ट अप्रोच से याद करो। हर एक लाइन तो आप याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट को समझो, थर्ड टाइम में कंसेप्ट समझेगा कि आप जब उसी चीज को सेकेंड टाइम रीड करोगे ना, थर्ड टाइम रीड करोगे, कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो एक छोटी सी रिविजन वीडियो देख लेना, क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक। पर उसके बाद हेडिंग जरूर याद रखनी, हेडिंग आपको मिस नहीं करनी। अगर उसको याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई शॉर्टकट कीवर्ड बना लो। उसमें भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, आई विल गिव। जैसे मैंने लॉ का दिया है ना, ठीक, वैसे मैं ऑडिट का भी दे दूंगी, ठीक है। इतना समझा।
हाँ मैम इतना समझा। अब इतनी क्लैरिटी आ गई कि लॉ को याद कैसे करना है, क्योंकि सबने मुझे यही पूछा मैम याद कैसे करनी है, तो ये मैंने प्रोसेस बता दिया याद कैसे करनी है। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पता है क्या आती है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट, हाउ टू लर्न दी ऑर्डर। ठीक। अब वो अटेम्प्ट कैसे करने हैं, क्वेश्चन बैंक कैसे लगाना है, वो प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक। अब सेकंड मिस्टेक पता है क्या आती है, सेकंड मिस्टेक आती है कि बच्चा चाह रहा है कि मैम मैं ना एमसीक्यू भी कर लूँ। मैंने टेलीग्राम पे देखा, बच्चे ने मुझे भी रीच करा, मैम एमसीक्यू लिए गाइड करिए, कौन सी बुक लूँ, किधर से देखूँ। बेटा एक बात बताओ, आप, मैं कहती हूँ आप 100 एमसीक्यू भी सॉल्व करोगे, आई एम नॉट सेइंग कि प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। अब दे हैव अ व्यू कि मैम मैं एमसीक्यू बहुत सारे सॉल्व कर लूँ ताकि मेरे ना 30 इस वेटेज अच्छा मिल जाए। तो जस्ट गिव मी वन थिंग, कि आप एमसीक्यू चाहे 100 सॉल्व कर लो, 200 सॉल्व कर लो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नाउ यू नो कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बट लेट मी नो कि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है क्या आप एमसीक्यू याद कर सकते हो, द आंसर इज वेरी बिग नो। ठीक है, वेरी बिग नो, क्योंकि एमसीक्यू कभी भी याद नहीं हो सकता। चलो मान लिया सुपर इंटेलिजेंट हो, आई एम डैम श्योर कि आप 100 में से कोई एक दो ही एमसीक्यू बच रहे होंगे जिनका आंसर आपको याद होगा कि जब मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया था तो उसका आंसर ये था, अब एग्जाम में आया तो इसका आंसर ये है। ठीक। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि अगर मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली और मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो मेरा एमसीक्यू में वेटेज आ जाएगी। देखो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड, चाहे आप ऑडिट पकड़ो, चाहे आप एएफएम पकड़ो, चाहे आप एफआर पकड़ो। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करके तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। सिर्फ याद करके अगर जा रहे हैं, समझा भी नहीं है, तो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में भी फंसेंगे हम। ठीक, इससे अच्छा have conceptual clarity then attempt, have conceptual clarity then attempt। अब थर्ड थिंग हो गई। मैम थर्ड थिंग क्या, पहले देखो थर्ड थिंग के लिए ना एक बात बताओ, जब भी आप ऑडिट का पेपर पर लिखते हो, मॉक देते हो या एग्जाम में जाकर देते हो, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब आई विल से 50-50 का रेशियो, ठीक है 50-50 का रेशियो मान लेते हैं, जिसमें 50% बच्चा ही होता है जो सिर्फ करेक्ट अप्रोच समझता है कि आंसर प्रेजेंट कैसे होना चाहिए। मैम मतलब बेटा जब कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, देखो ऑडिट में इतना इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलता, यू हैव सम फैक्ट्स इन द क्वेश्चन, ठीक। तो बच्चे ने क्या करा, मैं आपको एक सैंपल एक पेपर दिखाऊंगी, ये उस बच्चे का है जिसको 3 अटेम्प्ट लग गए जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडिट, ठीक है। और एक तरफ मैं आपको अपना मॉक दिखाऊंगी, ठीक है, जो मैंने दिए थे। मैम आपके पास है बेटा, मैंने अरेंज करे सारे पेपर्स ढूंढे, अपने नोट्स ढूंढे हैं, मैंने एएफएम और उन सब के नोट्स भी ढूंढे हैं, आई विल शेयर दैट एज वेल जो मैंने बनाए थे, ठीक है। तो बेटा प्रॉब्लम अब ये बताओ मुझे कि आपको पता है वहाँ क्वेश्चन में फैक्ट्स गिवन है, हाँ मैम गिवन है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, देखो मोस्ट जो 50% बच्चा है वो पता है क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये सिचुएशन है, ठीक है। नाउ द सीए नीड्स टू गिव द क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक, एज द मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट। अब ये बात बताओ, 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने ये 2 लाइनें लिख दी हैं, फाइन एक्सेप्टिंग कि आपने 4 लाइन्स भी लिख दी, अरे किस बेसिस पे लिख दी, मैं क्या मानूं कि आपने किस बेसिस पे लिख दिया, क्वेश्चन रट के आए थे क्या करके आए थे। देखो एग्जामिनर कभी भी इस बेसिस पे आपको आंसर के मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। मैम आपको कैसे पता, बेटा मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना मॉक इंस्टीट्यूट से चेक कराया है एंड देन दे गिव टू मी, मैम एक बार आप इवेलुएट करके कमेंट्स भी बता दीजिए कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मैं उस बेसिस पे भी बता सकती हूँ कि इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिनर होता है ना, वो इसके बेसिस पे मार्क्स नहीं देता, वो तो सीधा क्रॉस लगा देगा। तो मैम करना क्या है, देखो बेटा जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्लेन दी लॉ, जो वहां पर लॉ आपके अकॉर्डिंग लग रही है जिसके बेसिस पे आप जजमेंट बनाओगे, पहले वो लॉ लिखो। अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दिख रहा है क्वेश्चन में आपको, तो पहले उस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को वहां समझाओ, ठीक है। देन मेंशन योर फैक्ट, अपने फैक्ट्स को लिखो जिसके बेसिस पे यू बिलीव यहाँ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया। Then give your conclusion or judgment पे आओ कि as Mr. X has not complied with the provisions or the conditions of the schedule and
ही इज लायबल फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ऐसे एक पूरा कंक्लूजन फ्रेम करो, बिकॉज जो आंसर होते हैं उसमें कंक्लूजन होल्ड मार्क, कंक्लूजन के मार्क्स होते हैं। कंक्लूजन के बिना लिख के आना मतलब मार्क्स से डिडक्शन। अब बच्चे कहते हैं मैम मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया लेकिन मेरे मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए? बेटा आपने कंक्लूजन लिखा, आपने लॉ को एक्सप्लेन किया, आपने फैक्ट्स लिखे थे, आपने जजमेंट बताई, आपने किस बेसिस पे लाई, आपने बताई नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? मैम वो सैंपल दिखा दीजिए। हाँ और सैंपल दिखा देते हैं। ठीक है, ये उस बच्चे का पेपर है जिसके 3 अटेम्प्ट लग गए एंड डे बिफोर यस्टरडे ओनली आई बिलीव वी रीच टू मी कि मैम मेरे 3 अटेम्प्ट लग गए जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडिट। तो देखो उसका अप्रोच देखो। मैं आपको अगर ये आंसर दूं चेक करने को, विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसने किस बेसिस पे जजमेंट ली और किस बेसिस पे नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कोई कंक्लूजन नहीं लिखा है उसने, ना उसने कोई फैक्ट्स एक्सप्लेन करे हैं। ठीक, इनकम्प्लीट आंसर है, और इस इनकम्प्लीट आंसर में स्टूडेंट एक्सपेक्ट कि मुझे फुल मार्क्स मिले। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ठीक है, और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना। ठीक है, एंड दिस इज द वे जैसे मैंने आंसर प्रेजेंट कर दी थी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस कि आप एटलीस्ट अंडरलाइन करो और वो सब करो, बट इतनी एक्सपेक्टेशन तो आप लोगों से मुझे होनी चाहिए कि आप पहले लॉ एक्सप्लेन करो, फिर अपने फैक्ट्स लिखो और दो कंक्लूजन में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि यही करेक्ट अप्रोच होता है। अगर इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन दी ऑडिट तो यही करेक्ट अप्रोच होता है। फर्स्ट एक्सप्लेन दी लॉ, देन मेंशन योर फैक्ट एंड देन गिव योर कंक्लूजन। ऐसे इनकम्प्लीट आंसर के बेसिस पे, जजमेंट दे देने के बेसिस पे, यू बिलीव कि मैंने 2 लाइन में जजमेंट दे दी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने 2 लाइन में जजमेंट दे दी, मार्क्स नहीं मिलेंगे अनटिल एंड अनलेस यू एक्सप्लेन दी बेसिस। मैं ये भी नहीं कह रही 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 2 पेजेस लिख दो, नहीं। Always answer as per the requirement and the marks of the question. Always answer as per the requirement and the marks of the question. It matters a lot. देखो आप एक क्वेश्चन में 2 पेजेस लिख दोगे तो उससे ये नहीं होगा कि आपको 4 की जगह 5 मार्क्स मिल जाएंगे, मिलेंगे आपको 4 ही। सो ऑलवेज कंसीडर दिस थिंग बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तो हो गया कि पेपर आपको लिखना कैसे है। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ कि पेपर में कंक्लूजन मैटर्स अ लॉट। अब मैंने कल ही एक बच्चे को समझा, ही केम टू मी एंड सेड कि मैम क्वेश्चन बैंक अभी ना लगाऊं तो क्या चल प्रॉब्लम होगी? अभी मैं ऑडिट पढ़ लेता हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं याद कर लूंगा और मैं सेकेंड रिविजन में जब जाऊंगा, जब मैं सेकेंड टाइम पढ़ूंगा, मैं तब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो आपने चीजें पाइलअप करनी शुरू कर दी, आपने चीजों को टालना चालू कर दिया। अब वो जब आप चीजें पाइल अप कर रहे हो फॉर फ्यूचर, तो वो फ्यूचर तो कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज ये जो प्रिपरेशन टाइम होता है ऑलवेज वो शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है, जितना टाइम मिले उतना कम है, और जितना आप फ्यूचरिस्टिक होते जाओगे ना उतनी चीजें पाइल अप होगी, वो मिस होती जाएंगी। और वही प्रॉब्लम आ जाती है, आपने कंटेंट पढ़ लिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, देन हाउ यू कैन आंसर, देन हाउ यू कैन गिव मॉक एंड हाउ यू कैन एक्सपेक्ट योरसेल्फ कि आप एग्जाम में जाके वो आंसर दे सकते हो। बेटा ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आपने एक बार ही क्वेश्चन बैंक नहीं देखा है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग योर सेल्फ कि आप जाओ और एग्जाम हॉल में बैठ के जो आपने कंसेप्ट पढ़े हो उस बेसिस पे आप जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना तीर मार खान अभी कोई नहीं पैदा हुआ। ठीक है, कोई बना ही नहीं है। सो आई विल से कि ऐसी हरकतें मत करो बेटा जिससे चीजें फ्यूचरिस्टिक हो जाए और आपका अटेम्प्ट में कोई प्रॉब्लम हो। सो आई थिंक अगर आप ये 4 चीजें भी अपनी सुधार लोगे ना तो आई कैन से आप अच्छे से ऑडिट कवर कर पाओगे एंड 50 प्लस तो यू कैन इजीली स्कोर। इतना भी मुश्किल नहीं होता है ऑडिट पढ़ना। आई कैन अंडरस्टैंड वो थ्योरी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पर इतना भी नहीं होता है अगर सही तरीके से पढ़े। ठीक है, स्कोर करने में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जस्ट फॉलो दिस थिंग्स एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम डू रीच आउट टू मी। मेरा ग्रुप भी है, बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, बिकॉज वो क्वेरीज मिस हो रही थी। सो आई क्रिएटेड द ग्रुप, कॉमन प्लेटफॉर्म, वहां पर जितने डाउट्स हैं पूछ लो। ठीक है, नोट्स एंड समरीज ऑलरेडी आई एम शेयरिंग ऑन माय चैनल। ठीक है, जितने भी नोट्स मैंने वहाँ पे काफी नोट्स शेयर कर दिए, यू कैन टेक फ्रॉम देयर एंड होप यू विल स्टे कनेक्टेड विद मी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।